हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक स्थिति के बारे में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी वो हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने आपको कृषि के बारे में बता दिया था, पशुपालन के बारे में बता दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे उद्योग धंधों के बारे में और व्यापार वाणिज्य के बारे में। हम लोग देखेंगे कौन कौन से उद्योग धंधे उस समय थे, या व्यापार किन किन देशों से और किन किन वस्तुओं का होता था। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले उद्योग धंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उद्योग आता है वो आता है वस्त्र उद्योग। यह उद्योग इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। बात याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग। सैंधव लोगों ने ही, यानी सैंधव घाटी सभ्यता जो थी उस सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया। मोहनजोदड़ो से वस्त्रों की जानकारी मिलती है। हड़प्पावासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी। अगर कहीं आ जाए कि क्या हड़प्पावासी रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो गलत। रेशमी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे। सूती वस्त्र हड़प्पावासियों के व्यापार का प्रमुख वस्तु थी। परंतु आश्चर्य की बात है कि मेसोपोटामिया को निर्यातित वस्तुओं की सूची में कपास और वस्त्रों का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब समझे कि देखिए, जो निर्यात करते थे वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उसमें सबसे ज़्यादा वस्तुएं होती थीं सूती कपड़े। लेकिन मेसोपोटामिया को जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी उसमें सूती कपड़ा या कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आश्चर्य की बात है। धातु उद्योग की बात करें तो सैंधव लोगों ने तांबे व कांसे की वस्तुएं बनाई, परंतु इसमें तांबे की वस्तुएं कांसे से अधिक प्राप्त हुई हैं। जैसे अब ये चीज़ें याद रखिएगा जो फैक्ट वगैरह हैं। जैसे हरियाणा के कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है। कांस और ताम्र के पात्र धातु शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्वर्ण और रजत के आभूषण भी मिलते हैं, यानी सोने और चांदी के आभूषण भी मिलते हैं। मनका उद्योग की बात करें तो मनको अर्थात गुरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। चन्हूदड़ो और लोथल से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चन्हूदड़ो और लोथल से कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आप अगर बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं तो ये पढ़िए, और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तब भी ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों से किया जाता था। शिल्पकारों के विशिष्ट समूह में स्वर्णकार, ईंट बनाने वाले, राजगिरी, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव बनाने वाले, कुंभकारी और टेराकोटा निर्माता आदि भी शामिल हैं। मृद भांड सामान्यतः सादे हैं, परंतु कहीं कहीं लाल और काले रंग के मृद भांड भी मिलते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया उद्योग धंधों के बारे में, कौन कौन से उद्योग थे। तो ये प्रमुख थे। आप सूती वस्त्र ले लीजिए, मनके बनाने के उद्योग ले लीजिए, धातु की वस्तुएं बनाई जाती थी, ये सब प्रमुख उद्योग थे। बाकी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो ईंट बनाने वाले थे वो भी थे, राजगीर, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव बनाने वाले, कुंभकारी, टेराकोटा निर्माता, ये सब भी थे छोटे छोटे। अब हम लोग बात करते हैं वाणिज्य और व्यापार पर। व्यापार और वाणिज्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य व्यापार। यानी कि आंतरिक व्यापार का मतलब अपने देश में ही विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार होता था, और बाह्य व्यापार मतलब विभिन्न देशों से यानी विदेशों से व्यापार होता था। यानी एक सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था, यूनान की सभ्यता से व्यापार होता था, तो ये हो गया विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार की अब हम बात करते हैं। सैंधव लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके बीच वस्तुओं का लेन देन होता था। जैसे कर्नाटक व तमिलनाडु के केंद्रों से व्यापार की जानकारी मिलती है। अब आंतरिक व्यापार के निम्न प्रमाण हैं। भाई साक्ष्य क्या हैं? कोई आपसे पूछ ले तो कुछ आप यहाँ पे
पॉइंट बता सकते हैं। जैसे एक ही प्रकार के बाँट, माप और उनके 16 के गुणन में प्रयोग, यानी जो बाँट या बटखरे जो मिले हैं मापने के, जैसे आज होते हैं, तो वो जो बटखरे हैं वो 16 के गुणज में मिले हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, इस टाइप के मिले, मतलब 16 के गुणज में मिले हैं। जैसे आज 100 ग्राम का चलता है, 10 ग्राम का चलता है, 500 ग्राम का चलता है बाँट, 5 किलोग्राम का, ऐसे पहले चलता था 2 ग्राम का। अब ग्राम होगा उसमें या कौन सी यूनिट होगी ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन जो गुणज था वो 16 का ही था। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, इस प्रकार के। एक ही प्रकार की मोहरें सामान्यतः सभी स्थानों से मिलती हैं, यानी मोहरें पाई गई हैं। तो मोहरें बेसिकली व्यापार में यूज़ होती थी। लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरों से अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं। अन्नागार का मतलब अनाज रखने के लिए, तो इसका मतलब व्यापार होता था उन अनाजों का। बैलगाड़ी व रथों का प्रयोग भी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इनके पहिए ठोस होते थे और उनमें आधुनिक काल की तरह तीलियां नहीं होती थी। तो ये बात याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता में जो रथ होते थे या बैलगाड़ी होते थे, उनमें जो पहिए लगे होते थे उनमें तीलियां नहीं लगी होती थी। तो ये आंतरिक व्यापार हो गया। बाह्य व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्रों से व्यापार होता था। इसके निम्न प्रमाण हैं। जैसे लोथल और सुतका गिंडोर जैसे बंदरगाह नगरों की उपस्थिति, तो ये दिखाता है कि भाई व्यापार होता था, तभी ये बंदरगाह थे। लोथल की मोहरों पर नावों का अंकन और वहाँ से फारस की एक मोहर भी प्राप्त हुई है। तो ये कई बार पूछा गया है कि कहाँ से जो है कि फारस की मोहर प्राप्त हुई, तो लोथल। फिर है दोद्दा बेटा तमिलनाडु में और उर मेसोपोटामिया से हरा पत्थर मिला है, और ये माना जाता है ये जो हरा पत्थर है ये बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो लगभग मेसोपोटामिया के 1 दर्जन नगरों से मिले हैं। जैसे उर, निप्पुर, हम्मा, किस, ये सब मेसोपोटामिया के नगर हैं, और मेसोपोटामिया के उन नगरों में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पाई गई हैं। मेसोपोटामिया के शासक शारगोन की मिट्टी की पट्टी पर मेलुहा, डेलमुन और मगन के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। यानी मेसोपोटामिया का किसके किसके साथ व्यापार था, तो मेलुहा, डेलमुन व मगन के साथ, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब मेलुहा को क्या कहते हैं? मेलुहा को कहा गया है मोहनजोदड़ो, डेलमुन को बहरीन कहा गया है और मगन को मकरान कहा गया है। आज अगर देखें तो मेलुहा को मोहनजोदड़ो कहते हैं, डेलमुन को बहरीन कहते हैं और मगन को मकरान कहते हैं, या कहीं कहीं इसको माकन भी बोलते हैं, मगन को माकन। तो यानी मेसोपोटामिया का अगर इनसे व्यापार होता था तो इसका मतलब मोहनजोदड़ो, बहरीन और मकरान से ही व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल की कमी थी, यानी हड़प्पा क्षेत्र में कच्चे माल की कमी थी, अतः वे लोग विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुओं को मंगाते थे। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मंगाते थे। जैसे तांबा राजस्थान के खीतड़ी से मंगाते थे, गणेश्वर के साथ साथ बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, और सोना जो है ये कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी की खानों से प्राप्त होता था। थोड़ा बहुत सोना कश्मीर से भी मिल जाता था। टीना जो है यानी टिन, ये अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। लाजवर्द मणि ये मुख्यतः अफ़गानिस्तान के बदख्शा क्षेत्र से प्राप्त होता था, साथ ही थोड़ी मात्रा में कश्मीर से भी प्राप्त होता था। गोमेद ये एजेट एक प्रकार का पत्थर है, ये गुजरात से प्राप्त होता था। प्रस्तर का मतलब पत्थर। फ्लिंट और चर्ट के पत्थर या प्रस्तर कह सकते हैं इसको, ये बलूचिस्तान के रोड़ी और सक्खर की खदानों से प्राप्त किया जाता था। हरा पत्थर कहाँ से मिलता था? तमिलनाडु के दोद्दा बेटा से, और यही प्रस्तर हमें मेसोपोटामिया के उर से भी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता से निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी थीं? वस्त्र, मसाले, आबनूस की लकड़ी, हाथी दांत और मोहरे। मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनका निर्यात करते थे।
और हड़प्पा सभ्यता में आयातित वस्तुएं कौन सी थीं? फिरोज़ा, लाजवत मणि, हरिताश्म, हरिताश्म का मतलब हरे पत्थर, सोना चांदी टीन, इन सब का हड़प्पावासी आयात करते थे अपने देश में। हड़प्पावासियों के साथ व्यापार में भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे? मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस, मिस्र, ढिलमुन, कुवैत, तिब्बत। जैसे मेसोपोटामिया की बात करें तो इस सभ्यता का विकास दजला फरात नदी घाटी में हुआ था। ढिलमुन आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पीछे, ढिलमुन बहरीन को कहते हैं। और मिस्र तो आप जानते ही हैं। फारस ईरान को कहते हैं। बाकी तिब्बत, कुवैत, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की बात करें तो इस सभ्यता का विकास दजला फरात नदी घाटी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का इस सभ्यता के लोगों से सर्वाधिक व्यापार होता था। तो सबसे ज़्यादा व्यापार हड़प्पा सभ्यता का किस देश से होता था? मेसोपोटामिया से। यह व्यापार वहाँ के शासक शारगोन के समय में सर्वाधिक होता था। शारगोन कहाँ के शासक थे? मेसोपोटामिया के। शारगोन युगीन अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। मेलुहा मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है मोहनजोदड़ो, उसे ही बोलते थे। तो मेलुहा का उल्लेख चूँकि मिलता है शारगोन युगीन अभिलेखों में, तो मेलुहा मतलब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, जिसकी पहचान मोहनजोदड़ो से की जाती है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि मेलुहा से आयातित वस्तुओं की जो सूची दी गई है उसमें कपास और वस्त्र का उल्लेख नहीं है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब अफ़गानिस्तान से बात कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार था। अफ़गानिस्तान में मुंडीगाक और शोरतघुई नामक स्थल हड़प्पा सभ्यता के उपनिवेश जैसे कार्य करते थे। बदख्शा क्षेत्र से लाजवत मणि प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त अफ़गानिस्तान से टिन और चांदी प्राप्त की जाती थी। फारस की बात करें तो यहाँ से संगास्म, हरिताश्म, फिरोज़ा, टिन और चांदी आदि की प्राप्ति होती थी। मिस्र की बात करें तो इस अफ्रीकी देश से व्यापार होता था और यहाँ से गुरियों के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता के जो मनके थे उनका प्रमाण मिला है मिस्र से। तिब्बत की बात करें तो यहाँ से संभवतः शीशे का आयात किया जाता था। ढिलमुन की बात करें, ढिलमुन का मतलब बहरीन। सारगोन की मिट्टी की पट्टिकाओं पर इस देश का नाम उल्लेख हुआ है और इसकी पहचान बहरीन से की जाती है। इन सारगोन युगीन अभिलेखों में इसे सूर्योदय का देश, हाथियों का देश, साफ सुथरे नगरों का देश कहा गया है। यह मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के मध्य बिचौलिए के रूप में कार्य करता था। फिर बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। कैस्पियन सागर पर स्थित अल्तिन डेपे, नामज्जगा डेपे, ये थोड़ा नाम अजीब है, अनाऊ आदि से सैंधव प्रकार के मृदभांड, मोहरे, मनके, ताम्रपत्र आदि मिले हैं। ये कैस्पियन सागर में जो तुर्कमेनिस्तान का इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पे ये सारे स्थल प्राप्त हुए हैं और इन स्थलों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड, मोहरे, मनके, ताम्रपत्र मिले हैं। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ इनका व्यापार था। अच्छा, ये जो व्यापार होता था ये हमेशा हड़प्पा सभ्यता वासियों के पक्ष में था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लाभ होता था वो हड़प्पा वासियों को ज़्यादा मिलता था। मान लीजिए हड़प्पा वासी 60 रुपये का आयात करते हैं तो निर्यात 70 रुपये का करते थे। या इस तरह से मान सकते हैं कि आयात करते थे 40 रुपये का और निर्यात करते थे 60 रुपये का, तो 20 रुपया लाभ में रहते थे। यानी कि हमेशा इन्हीं के पक्ष में व्यापार रहता था। अभी तक चीन, अब ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक चीन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार या संपर्क स्थापित नहीं हो पाया था। ये कई बार पूछा गया है। 4 सभ्यताएं दे देती हैं और पूछता है कि किस सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार नहीं था। उसमें रहेगा यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता याद रखिएगा, चीन की सभ्यता जो है इससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क नहीं था। तो ये आज हम लोगों ने उद्योग धंधों और व्यापार के बारे में बात किया। आगे हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है कि सामाजिक दशा कैसी थी, धार्मिक दशा कैसी थी, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।